अभिषेक से विदा लेने के बाद हम आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब सिर्फ हम दोनों। मौसम एकदम परफेक्ट था, इसलिए फैसला जल्दी हो गया। ट्रांस अल्पिना पर वापस लौटते हैं, इस बार बिना किसी जल्दबाजी के और पूरे नज़ारों का आनंद लेने के इरादे से। थोड़ा बदलाव के लिए सिबियू से कुछ ही किलोमीटर आगे कैलीमोटो ने हमें 106 ई सड़क पर मोड़ दिया और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। शानदार डामर, खाली सड़क, ढेर सारे मोड़ और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे, ठीक वही जिसकी हमें तलाश थी। रास्ते में भूख लगने लगी तो हमने लोकल खाने के लिए रुकने का फैसला किया, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी चेन रेस्टोरेंट के, ठीक वैसे ही जैसे हमें यात्रा के दौरान पसंद है। मैरियूश की प्लेट में पारंपरिक रोमानियाई पोलेंटा मामालिगा आई, बड़ी और भरपूर मात्रा में, गाढ़ी क्रीमी खट्टा क्रीम और पिघलते हुए लचीले पनीर के साथ। मैंने ग्रिल की हुई मामालिगा ऑर्डर की, जिस पर साफ साफ ग्रिल के निशान थे, बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम, ऊपर से खट्टा क्रीम। कोई बनावट नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, सिर्फ शुद्ध क्षेत्रीय खाना जो मोटरसाइकिल पर कई घंटों की सवारी के बाद बिल्कुल परफेक्ट लगता है। इस बार ट्रांस अल्पिना ने खुद को अपने सबसे बेहतरीन रूप में दिखाया। मौसम एकदम शानदार था, पूरी विजिबिलिटी और ऐसे पैनोरामा जो सचमुच सांस रोक देते हैं। राइड पूरी तरह से आनंददायक थी, स्मूथ, शांत और जबरदस्त संतुष्टि देने वाली। ट्रांस अल्पिना से उतरने के बाद बाया दे फियर कस्बे के पास हमें एक बढ़िया जगह मिली और हमने टेंट लगाकर खुले में कैंप किया। चारों तरफ शांति, सुकून और पूरे दिन की सवारी की थकान। नतीजा ये हुआ कि हम बच्चों की तरह गहरी नींद में सो गए। सुबह अभी भी थोड़े उनींदे हम पहली पेट्रोल स्टेशन पर गए ताकि कॉफी पी सकें और आगे की यात्रा से पहले आराम से खुद को तैयार कर सकें। ऐसा छोटा सा ब्रेक हमेशा पूरे दिन को सही तरीके से सेट कर देता है। कॉफी के बाद हम सर्बिया की सीमा की ओर आगे बढ़े, ड्रोबेटा टर्नु सेवेरिन शहर से होकर गुजरते हुए। इसी पल से रास्ता वाकई खास होता चला गया। हम डेन्यूब नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। नदी चौड़ी और शांत थी और दोनों ओर के नज़ारे सांस रोक देने वाले थे। चट्टानें, हरियाली और पानी मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहे थे। खुद सीमा पार करने का स्थान भी डेन्यूब के किनारे ही स्थित है, जो इस जगह के आकर्षण को और बढ़ा देता है। सीमा पार करते समय हमें ऐसा लगा कि ये सिर्फ देश बदलना नहीं है, बल्कि बाल्कन की हमारी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्बिया में प्रवेश करने के बाद पहले कुछ किलोमीटर काफी चौंकाने वाले थे। सड़कों की हालत, हल्के शब्दों में कहें तो, बहुत कुछ बेहतर होने की गुंजाइश छोड़ रही थी। इसके अलावा सड़क के किनारे जंगली कचरे के ढेर भी दिखाई दे रहे थे, जो दुर्भाग्य से पहला अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खुशकिस्मती से जितना आगे बढ़ते गए, हालात उतने ही साफ तौर पर बेहतर होते चले गए। सड़कें सुधरने लगी और जिन छोटे शहरों से हम गुजरे वे सलीकेदार और दोस्ताना लगे, सामान्य ट्रैफिक और एक खास स्थानीय माहौल के साथ। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज थी कब्रिस्तान। वे अक्सर सड़क के बिल्कुल पास स्थित थे और लगभग किसी प्रदर्शनी की तरह दिखते थे। कब्रों की कतारें रास्ते से साफ दिखाई देती थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी हम आम तौर पर देखने के आदी हैं। ये उन छोटे छोटे विवरणों में से एक था जो स्थानीय खासियत को सबसे अच्छी तरह दिखाता है और लंबे समय तक याद में बना रहता है। सर्बिया में कई दर्जन किलोमीटर तय करने के बाद हम बुल्गारिया की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके थे, इसलिए हमने अचानक वहीं दोपहर का भोजन करने का फैसला किया। सीमा पर मौजूद कस्टम अधिकारी ने हमें विदिन नामक शहर में एक स्थानीय रेस्तरां की सलाह दी, जो सीधे डेन्यूब नदी के किनारे स्थित था। पता चला कि यह रेस्तरां नदी के किनारे लंगर डाले एक बार्ज पर बना हुआ है, जो अपने आप में ही एक शानदार और काफी अनोखा अनुभव था। खाने पर बैठने से पहले हमने डेन्यूब के किनारे बने बेहद खूबसूरत पार्क में थोड़ी देर टहलने का फैसला किया और उस जगह के शांत माहौल को महसूस किया। खाना वाकई बहुत अच्छा था, ताजा, स्वादिष्ट और यात्रा के बीच एकदम सही ब्रेक। खुद डेन्यूब नदी अद्भुत लग रही थी, चौड़ी, भव्य, शांत बहती हुई, पानी में रोशनी की झलक,
और चारों ओर हरियाली के साथ। ये उन नज़ारों में से एक था जहां इंसान कुछ पल रुककर बस देखते रहना चाहता है। दोपहर के भोजन के बाद हम फिर से दक्षिण की ओर निकल पड़े और एक बार फिर सर्बिया की सीमा पार की, अपनी बाल्कन यात्रा को जारी रखते हुए। जायचेर के पास सीमा पार करने के बाद हम नीश की ओर बढ़े। सड़क बेहद आरामदायक और सहज थी, और सबसे अहम बात यह थी कि तापमान बुल्गारिया की तुलना में कहीं ज्यादा सहनीय हो गया था। अफसोस की बात यह थी कि सर्बिया में हमने केवल एक ही रात रुकने की योजना बनाई थी। यह निश्चित रूप से ऐसा देश है जहां दोबारा लौटना चाहिए। बेहतर होगा ज्यादा समय के लिए और बिना किसी जल्दबाजी के। सर्बिया का हालिया इतिहास कठिन और बेहद उथल-पुथल भरा रहा है। 1990 के दशक के बाल्कन युद्ध, युगोस्लाविया का विघटन और 1999 में नाटो की बमबारी आज भी लोगों की चेतना और शहरों के दृश्य में साफ दिखाई देते हैं। कई जगहों पर अब भी उन घटनाओं के निशान मौजूद हैं। नष्ट या छोड़ी गई इमारतें, स्मारक और यादगार स्थल। यही वजह है कि सर्बिया से होकर यात्रा करना सिर्फ एक मोटरसाइकिल राइड नहीं, बल्कि इतिहास की एक शांत और गहरी सीख भी बन जाता है। साथ ही सर्बिया विरोधाभासों का देश है। एक ओर अतीत के भारी अनुभव और दूसरी ओर खुले दिल वाले सीधे सादे लोग, बेहद स्वादिष्ट खाना, मजबूत कॉफी और राकिया जो अक्सर उम्मीद से भी पहले सामने आ जाती है। ये सख्त लेकिन ईमानदार माहौल गहरी छाप छोड़ता है। नीश के बाद काफी देर हो जाने की वजह से हमने एक मोटरवे पर चढ़ने का फैसला किया और सुरदुलित्सा की दिशा में निकल पड़े ताकि तेजी से दूरी पूरी की जा सके। ये भी कहना जरूरी है कि सर्बिया की मोटरवे वाकई बेहतरीन गुणवत्ता की हैं, कम से कम वे जिन पर हमने यात्रा की। चिकना डामर, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुचारू ट्रैफिक ने सफर को बेहद आरामदायक और बिना किसी परेशानी के बना दिया। एक पेट्रोल स्टेशन पर हमने रात का प्लान तय किया, लासिना झील के किनारे जंगली कैंपिंग। दुर्भाग्य से जब हम वहां पहुंचे तो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मैंने टेंट लगाया, जबकि मारियुश ने शिकारी मचान, हंटिंग स्टैंड को अपने सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे पूरी स्थिति में हल्का सा सर्वाइवल वाला माहौल आ गया। कैंप को जल्दी जल्दी सेट करने के बाद हमने खुले आसमान के नीचे स्वादिष्ट रात का खाना बनाया और पूरे दिन की थकान के कारण बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के सोने चले गए। सुबह दुर्भाग्य से बारिश ने हमारा स्वागत किया, इसलिए कोई विकल्प नहीं था। हमें वहीं ज्यादा देर रुकना पड़ा। मैंने टेंट के अंदर बारिश का इंतजार किया और मारियुश शिकारी मचान के नीचे शरण लेता रहा। ऐसे कैंपिंग वाले सवेरे का अपना ही माहौल होता है, लेकिन बारिश जल्दी निकलने का उत्साह पूरी तरह ठंडा कर देती है। जब आखिरकार बारिश रुकी तो हमने सामान समेटा, इस पूरी जागरूकता के साथ कि टेंट आगे की यात्रा में गीला ही जाएगा। ज्यादा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। हमारे सामने अभी कई और किलोमीटर और नए देश थे। हम आगे उत्तर मैसेडोनिया की ओर निकल पड़े। मैसेडोनिया की सीमा पर हमारी मुलाकात ग्रीस से आए एक मोटरसाइकिल सवार से हुई, जो बिल्कुल उसी मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था जैसी मेरी थी, वोगे DS 900X। हम थोड़ी देर के लिए रुके, छोटी सी बातचीत हुई और मोटरसाइकिलों, राइडिंग के अनुभवों और सेटअप्स के बारे में जल्दी से अनुभव साझा किए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे की ओर बढ़ गए, अपनी बाल्कन यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार। स्कोप्जे को हमने पुराने तुर्की बाजार से घूमना शुरू करने का फैसला किया। ये जगह तुरंत ही अपने माहौल में खींच लेती है। बहुत रंगीन, शोरगुल से भरी और जीवन से लबालब, शहर के आधुनिक हिस्से से बिल्कुल अलग। संकरी गलियां दर्जनों छोटी दुकानों, वर्कशॉप्स और ठेलों से भरी हुई थी। घूमते समय हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और ताजा निचोड़े गए संतरे के जूस पिए। सरल, तरोताजा करने वाले और गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट, पूरे दिन की राइड के बाद ठीक वही जिसकी हमें जरूरत थी। हमने स्थानीय मैसेडोनियन खासियतें भी चखने का फैसला किया। मेज पर साधारण लेकिन बहुत ही भरपेट व्यंजन आए। चपटी रोटी में परोसा गया मांस,
ताजी सब्जियां जैसे टमाटर, सलाद और खीरे, साथ ही मिर्च पर आधारित पेस्ट और साइड डिशेस जो बाल्कन व्यंजन की खास पहचान है। सब कुछ ठोस, पेट भरने वाला और स्वाद से भरपूर था। बिल्कुल वैसा खाना जो पूरे दिन की सैर और मोटरसाइकिल राइड के बाद सबसे अच्छा लगता है। स्कोप्जे का पुराना बाजार हम पर वाकई शानदार प्रभाव छोड़ गया और शहर को आगे देखने के लिए ये एक आदर्श शुरुआत थी। स्कोप्जे का केंद्र बहुत ही विरोधाभासी है। एक तरफ यहां पुराना तुर्की इलाका है जिसमें बाजार, मस्जिदें, कारवांसरे और सकरी गलियां हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक और कभी-कभी तो भव्य दिखने वाला शहर का हिस्सा है। खासकर ध्यान आकर्षित करते हैं कई स्मारक और नियो क्लासिकल इमारतें जो स्कोप्जे 2014 परियोजना के तहत बनाई गई। यहाँ विशाल स्तंभ, फव्वारे और प्राचीन शैली में बनी इमारतें हैं जो लोगों में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न करती हैं। कुछ लोग मंत्रमुग्ध हैं जबकि कुछ कड़ी आलोचना करते हैं। शहर के प्रतीकों में से एक है वरदार नदी पर स्थित स्टोन ब्रिज, जो स्कोप्जे के पुराने और नए हिस्से को जोड़ता है। उल्लेखनीय है काले किले की बात भी, जो शहर पर ऊंचा स्थित है और वहां से पूरे क्षेत्र का शानदार नजारा दिखता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 1963 में एक शक्तिशाली भूकंप ने स्कोप्जे को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसके बाद शहर को अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स जैसे जापान से मदद लेकर पुनर्निर्मित किया गया। स्कोप्जे एक ऐसा शहर है जो विरोधाभासों और दीवारों में दर्ज इतिहास से भरा है। ओरिएंटल और यूरोपीय एक साथ, पुराना और नया, अस्त व्यस्त, लेकिन इसी वजह से बेहद प्रामाणिक और देखने लायक। हम स्कोप्जे से ओक्रीडा झील की ओर बढ़े, जहां हमने रात रुकने का प्लान किया था। अधिकांश रास्ता हमने A2 हाईवे से तय किया ताकि जल्दी किलोमीटर पूरे कर सकें, लेकिन बहुत बार हम स्थानीय सड़कों पर उतरते रहे। हम मैसेडोनिया को वैसे ही देखना चाहते थे जैसे ये वास्तव में है, बिना जल्दबाजी के और मुख्य मार्गों से दूर। छोटे छोटे कस्बों से गुजरते समय ये आसानी से देखा जा सकता था कि ये देश सांस्कृतिक रूप से कितना विविध है। ऐसे ही एक कस्बे में खास तौर पर कई मस्जिदें ध्यान खींच रही थीं। लंबे पतले मीनार ऊंची इमारतों के ऊपर दिखाई दे रहे थे और लगभग हर जगह से दिखते थे। मुख्य मार्ग से उतरकर इन स्थानीय रास्तों से गुजरना हाईवे पर तेजी से यात्रा करने से कहीं अधिक अनुभव देता था। ये मैसेडोनिया के माहौल को महसूस करने, स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देखने और समझने का मौका देता था कि ये देश बाकी यूरोप से कितना अलग है। ओक्रीडा झील पहुंचने के बाद हमने एक बहुत ही बढ़िया कैंपिंग साइट खोजी, जो वास्तव में झील के किनारे पर ही स्थित थी। इसके बेहतर जगह पर रात बिताने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिना देर किए हम तुरंत झील में नहाने गए ताकि पूरे दिन की यात्रा की धूल और थकान धो सके। झील ने हम पर गहरा प्रभाव डाला। क्रिस्टल जैसी साफ पानी, शांत सतह और उसमें प्रतिबिंबित पहाड़। रोचक तथ्य यह है कि ओक्रीडा झील यूरोप की सबसे पुरानी झीलों में से एक है। इसकी उम्र कई मिलियन साल है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसमें कई ऐसे पौधे और मछलियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। नहाने के बाद हमने अपने तंबू लगा लिए और जैसे ही सूर्य धीरे धीरे डूबने लगा, हम कैंपिंग क्षेत्र के एक स्थान पर गए जहां हमारा इंतजार स्वादिष्ट स्थानीय बियर कर रही थी। झील के किनारे शांत शाम, अच्छी वातावरण और प्रकृति की आवाजों ने इसे उन खास पलों में से एक बना दिया जिनके लिए इतनी दूर यात्रा करना वाकई में सार्थक था। सुबह हम कैंपिंग साइट से निकल गए, सुबह की धूप में ओक्रीडा झील को अलविदा कहते हुए। शुरुआत से ही हम झील के किनारे एक बेहद सुरम्य सड़क पर चल रहे थे। एक ओर शांत पानी, दूसरी ओर पहाड़ और वो अद्भुत माहौल जो गति बढ़ाने का मन ही नहीं होने देता। रास्ते में हमने कुछ छोटे पर्यटन केंद्र वाले गांवों को पार किया, जहां नीची इमारतें, गेस्ट हाउस और झील के पास छोटे छोटे कैफे थे। सब कुछ बहुत ही शांत और छुट्टियों जैसा लग रहा था।
जैसे समय वहां धीरे बहता हो। ट्रपेज़ा गांव के ठीक बाद कैलीमोटो ने हमें P504 मार्ग पर जाने की सलाह दी। ये रास्ता गैलिसिका नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, जो ओक्रीडा झील और प्रेस्पा झील के बीच स्थित है। प्रवेश पर थोड़ी फीस ली गई, लेकिन ये पूरी तरह से इसके लायक था। पहले ही किलोमीटर से सड़क खूबसूरती से चढ़ाई पर थी और झील और आसपास के पहाड़ों के दृश्य लगातार बेहतर होते जा रहे थे। जैसे जैसे हम P504 मार्ग पर ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ के साथ दृश्य और भी शानदार होते जा रहे हैं। सड़क सरपटिन सर्पपथ बनकर ऊपर जाती थी और हर ओर से दिखने वाले नजारे वाकई सांस रोक देने वाले थे। नीचे स्पष्ट रूप से ओक्रीडा झील दिख रही थी और उसके पीछे फैलती पहाड़ी श्रृंखलाएं एक अद्भुत बहुस्तरीय दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। अतिरिक्त माहौल में पैराग्लाइडर्स का भी योगदान था, जो हमसे नीचे उड़ रहे थे, आदर्श मौसम और वायुमंडलीय धाराओं का लाभ उठाते हुए। ऊपर से उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह अपनी ही लय में जीवित हो। हम बार बार रुकते रहें तस्वीरें लेने के लिए। इस मार्ग को बिना अक्सर रुके पार करना मुश्किल था। दिलचस्प तथ्य यह है कि गैलिसिका नेशनल पार्क के माध्यम से गुजरने वाली सड़क अल्बानिया की सीमा के बहुत करीब है और ऊंचे बिंदुओं से अच्छे मौसम में आप एक साथ दो झीलें देख सकते हैं, ओक्रीडा और प्रेस्पा। ये यूरोप के इस हिस्से में ऐसे कुछ ही मार्गों में से एक है। हमारे सामने धीरे धीरे प्रेस्पा झील प्रकट हुई, शांत, विस्तृत और उतनी ही खूबसूरत, हालांकि पूरी तरह से अलग चरित्र वाली। ये एक और पल था जिसने हमें पूरी तरह से यकीन दिलाया कि मैसेडोनिया का ये हिस्सा मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए एक असली रत्न है। हम थके हुए थे, लेकिन सचमुच खुश थे, ये जानते हुए कि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और जल्द ही हमारे सामने अल्बानिया और ग्रीस में नई रोमांचक यात्राएं हैं। ये वो पल था जब इंसान पूरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन साथ ही मार्ग से पूरी संतुष्टि महसूस करता है और ये स्मृति में लंबे समय तक बनी रहती है। नीचे उतरते हुए हम R1307 मार्ग की ओर बढ़े, जिससे हमें स्टेंज सीमा चौक के पास पहुंचना था, जहां से हमने अल्बानिया की सीमा पार करने की योजना बनाई थी। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये मैसेडोनिया में हमारी अब तक की सबसे खूबसूरत सड़क थी। बेहतरीन सतह, शानदार मोड़ और हर किलोमीटर के साथ बदलते दृश्य। केवल एक बात का अफसोस रहा कि हम इसे और लंबा नहीं चला सके।